नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहे हैं सभी अच्छे होंगे। आज हिंदी दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हम अध्ययन कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हमने समुद्रगुप्त तक अध्ययन कर लिया। आज चैप्टर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बारे में थोड़ी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, उसके बाद हम टॉपिक पर आएंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। हालांकि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक निर्बल शासक हुआ था जिसका नाम रामगुप्त मिलता है, लेकिन गुप्त अभिलेखों की वंशावली में रामगुप्त का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि मिलती है हमें किताबों में विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये गुप्त वंश का बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी भी कहा जाता है, और इनके समय गुप्त शासकों में सबसे पहले अगर चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। यद्यपि हाल ही में कुछ नए अनुसंधान के आधार पर चंद्रगुप्त प्रथम के समय भी एक चांदी का सिक्का मिला है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत ही चॉइस वाला क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन को दूसरी राजधानी किस गुप्त सम्राट ने बनाया। या फिर इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश के कौन से राजा ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो इसमें एक बहुत ही सिंपल है, उज्जैन को दूसरी का मतलब इसमें गुप्त वंश में दो चंद्रगुप्त हुए, एक चंद्रगुप्त प्रथम और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दूसरी राजधानी का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रकार से उज्जैन को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित की। उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत भी कहा जाता है। ये भी परम भागवत उपाधि धारण करने वाला अगर कोई पहला गुप्त सम्राट है तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय है। इस प्रकार से ये छोटी मोटी जानकारी है, बाकी हम अध्ययन करते हैं अपने पाठ्यक्रम के अनुसार। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 375 ईस्वी से 414 ईस्वी। ठीक, अब चलते हैं आगे। समस्त गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न था। यानी सबसे ज़्यादा शौर्य वाला और वीर वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती, ये नाम आपने पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच के संदर्भ में पढ़ा, प्रभावती गुप्ता के लेख में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता। और उसका विवाह किसके साथ हुआ? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। वापस सुनिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता, और प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। रुद्रसेन की मृत्यु होने के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ये सवाल राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि गुप्त वंश के कौन से सम्राट ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ये यहाँ तक ही पूछा जाता है। नया ट्रेंड में पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश के कौन से राजा ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और क्यों।
तो दूसरी राजधानी तो बनाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्यों? क्योंकि प्रभावती का जो विवाह हुआ था वो रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। रुद्रसेन की मृत्यु हो गई और रुद्रसेन उज्जैन पर शासन करता था, इसीलिए मृत्यु के बाद में वाकाटक राज्य को चंद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया और उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। चलिए आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आगे वाला संदर्भ भी कि चीनी यात्री फायान, कौन सा? चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। तो यहाँ एक सवाल बन जाता है कि चीनी यात्री फायान किसके समय भारत आया? तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया और उसका समय काल, फायान का समय काल 399 से 414 ईस्वी के बीच में पड़ता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, बहुत ही संस्कृत के प्रकांड विद्वान, अमर सिंह जैसे महान विद्वान थे और नौ रत्न कहलाते थे। तो 9 रत्नों में ये 2 मुख्य रत्न है। कौन से? कालिदास और अमर सिंह। अन्य नाम, नंबर 1 ध्यान रखना कालिदास, नंबर 2 धन्वंतरी, नंबर 3 छपणक, नंबर 4 अमर सिंह, नंबर 5 शंकु, नंबर 6 बेताल भट्ट, नंबर 7 घटकपर, नंबर 8 वराहमीर और नंबर 9 वररुचि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के कब जारी किए? शकों को पराजित करने की याद में। फिर आगे चलें। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। यानी अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसमें पहला है नागवंश की कन्या का नाम था कुबेर नागा। तो कुबेर नागा के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह हुआ। ठीक है, चलिए आगे। फिर कदम वंश की राजकुमारी से विवाह। फिर वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह। यानी नागवंश को अपने साथ मिलाने के लिए कुबेर नागा से विवाह किया खुद ने, और कदम वंश की राजकुमार से विवाह किया, और वाकाटक नरेशों का सहानुभूति प्राप्त करने के लिए या सहयोग प्राप्त करने के लिए रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करवाया। इनसे प्रभावशाली शासकों की मित्रता और संरक्षण प्राप्त हो गया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को कहाँ तक फैलाया? अरब सागर तक। कहाँ तक फैला दिया? अरब सागर तक फैला दिया, और सौराष्ट्र प्राय द्वीप को भी विजित कर दिया। उसने पश्चिमी भारत के शकों को पराजित किया। किनको हराया? शकों को पराजित किया, और शकों को हराने के कारण ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी नामक उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? सकारी, शकों को हराने के कारण। शक शासक रुद्रसेन तृतीय को हराया। इससे गुजरात, मालवा, काठियावाड़ गुप्त साम्राज्य के अंग बने। यानी रुद्रसेन तृतीय को हराने के कारण गुजरात, मालवा और काठियावाड़ गुप्त साम्राज्य में मिल गए। हुणों की सक्रियता को देखते हुए उसने उत्तर पश्चिम के गणराज्यों का भी विलय कर लिया। फिर मेहरौली अभिलेख से विदित होता है या ज्ञात होता है कि उसने पश्चिम में बहालिक या बैक्ट्रिया व पूर्व में बंगाल तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। फिर उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाने से, आपको पता है उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया, इससे उसके साम्राज्य को क्या फ़ायदा मिला? राज्य के समुद्री व्यापार और गुजरात प्रांत के संसाधनों में वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम और शौर्य से गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में विकास किया और अपने यश में वृद्धि की। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे।
दूसरा टॉपिक है, दूसरा इसमें नाम आता है कुमारगुप्त प्रथम, या फिर इनको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। तो महेंद्रादित्य का शासनकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी, कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 से 455 ईस्वी। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र यानी कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। उसने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी की। सवाल आता है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि गुप्त वंश में सर्वाधिक अभिलेख कौन से शासक के थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश के कौन से शासक ने सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाए। तो कुमारगुप्त प्रथम। बयाना मर्द भांड से कुमारगुप्त की करीब 623 मुद्राएं मिली। तो 623 मुद्राएं कहाँ से मिली? बयाना कहाँ पर है? भरतपुर में। तो बयाना मृद भांड से कुमारगुप्त की 623 मुद्राएं मिली। वेनसांग ने कुमारगुप्त का नाम सक्रादित्य बताया। देखो दोस्तों, कुमारगुप्त का नाम सक्रादित्य किसने बताया? वेनसांग ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि सकारी किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और सक्रादित्य किसे कहा जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। कुमारगुप्त को अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से गुप्त शासक के समय पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो उसका उत्तर आएगा कुमारगुप्त प्रथम। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गुप्त शासक स्कंदगुप्त के एक अभिलेख है, उसका नाम है भित्री स्तंभ लेख से हमें जानकारी मिलती है। यानी पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का उल्लेख स्कंदगुप्त के भित्री स्तंभ लेख से मिलता है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से गुप्त साम्राज्य विखंडन की ओर अग्रसर हुआ। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। तो इस प्रकार से, और कुमारगुप्त का विवाह किसके साथ हुआ? अनंत देवी के साथ हुआ। और एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कि कुमारगुप्त ने ही गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति वाले सिक्के जारी किए। नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी कि कौन से गुप्त शासक ने गरुड़ चिन्ह वाले सिक्कों की जगह मयूर चिन्ह वाले सिक्के जारी किए। तो कुमारगुप्त। ठीक है दोस्तों। फिर हमें ये भी पता चलता है कि कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। फिर कुमारगुप्त ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। इस प्रकार से कुमारगुप्त को एक अभिलेख है, उस तुमेन अभिलेख, उसमें कहा गया कि कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की भांति। यानी ये भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गुप्त वंश के किस शासक को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया? कुमारगुप्त प्रथम। इस प्रकार से कुमारगुप्त प्रथम का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और आगे हम इसके बारे में आप भी अध्ययन करेंगे, लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तीसरा यहाँ आज के टॉपिक में शासक है स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों। तो स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467। कहाँ से कहाँ तक? 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त को राज सिंहासन पर बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में
मलेच्छ के रूप में उल्लिखित हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। लीजिए यहाँ एक सवाल बन गया कि कौन से गुप्त शासक को हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, तो उसका नाम है स्कंदगुप्त। और इसका उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलेगा, तो स्कंदगुप्त के ही अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख, उसमें इसकी जानकारी मिलती है और उसमें स्कंदगुप्त की सफलता के बारे में भी उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनकी स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन से गुप्त शासक की स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। यहाँ भी इस सवाल में कंफ्यूजन हो सकता है। विद्यार्थी या प्रतियोगिता की जो परीक्षा है उसकी तैयारी करने वाले छात्र ये लिख सकते हैं यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो यहाँ गलत होता है कि कौन से शासक की स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि, तो स्कंदगुप्त शासक के स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि हमें मिलती है, याद रखना। फिर स्कंदगुप्त ने, यहाँ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। किसको? पर्णदत्त को। तो स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य अपने गवर्नर पर्णदत्त को सौंपा। तो पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को ये कार्य सौंपा गया। वापस सुनिए, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कौन से गुप्त शासक ने करवाया, तो स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील कहाँ पर है? सौराष्ट्र। सुदर्शन झील का स्कंदगुप्त के समय गवर्नर कौन था? उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? तो पर्णदत्त। और जीर्णोद्धार का कार्य किसने कराया? पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने। और इसी झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया। किसने? स्कंदगुप्त ने। फिर बढ़िए आगे, स्कंदगुप्त के शासन के प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य आंतरिक और बाहरी समस्याओं से ग्रसित था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख, फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, चंद्रगुप्त परीक्षा आदि अभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों से हुण आक्रमण का स्कंदगुप्त के द्वारा उनको पराजित करने का उल्लेख मिलता है। ये युद्ध संभवतः उत्तर पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्रों में हुआ। स्कंदगुप्त ने बाह्य शत्रुओं, पुष्यमित्रों और हुणों को परास्त करके गुप्त साम्राज्य को भीषण संकट से बचाया। गुप्त साम्राज्य को स्थायित्व और व्यवस्था प्रदान किसने की? स्कंदगुप्त ने। इसके अतिरिक्त उसने वाकाटकों और नागवंश के आक्रमण को भी असफल कर उनके क्षेत्रों पर अधिकार भी कर लिया और साम्राज्य की रक्षा की और अपने क्षेत्र में वृद्धि की। अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा और सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था स्थापित करके साम्राज्य को स्थायित्व दिया। स्कंदगुप्त ने उन समस्याओं का धैर्य व साहस से मुकाबला किया और सफल भी रहे। तो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई। उसके शौर्य का जीवन प्रमाण है कि अनेक विपत्तियों के होते हुए भी उसने बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक अपने गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। स्कंदगुप्त की सफलताओं का आधार उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी और पश्चिमोत्तर सीमा को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा और उसकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया। उसने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया और वहाँ पर योग्य प्रांतपतियों की नियुक्तियाँ की जो पूर्ण रूप से प्रजाहित को महत्व देते थे। इस प्रकार गुप्त वंश में स्कंदगुप्त प्रजापालक, उदार, धर्म सहिष्णु शासक था। उसके साम्राज्य में सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसका बुद्धिमत्तापूर्ण शासन, उसके शौर्यपूर्ण युद्ध, उसकी स्वदेशी भक्ति, इस सब ने स्कंदगुप्त को महान गुप्त सम्राटों में से एक बना दिया। इसकी मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य विघटन एवं विभाजन की दिशा में अग्रसर हो गया। यानी स्कंदगुप्त के बाद में जो भी शासक आए वो कमज़ोर शासक थे और उनके कारण ही गुप्त वंश का पतन हो गया। तो इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं बताता हूँ
प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कि अयोध्या को अपनी राजधानी कौन से गुप्त शासक ने बनाई? उत्तर है स्कंदगुप्त। चीनी सम्राट के दरबार में अपने राजदूत किस गुप्त शासक ने भेजे? उत्तर है स्कंदगुप्त। और फिर स्कंदगुप्त ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की, ये भी याद रखना। तो स्कंदगुप्त के काल में जो सोने के सिक्के हैं उनका वजन बढ़ करके 144 से 146 ग्रेन हो गया, ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि स्कंदगुप्त के समय सिक्कों में मिलावट भी सबसे ज़्यादा होने लगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त के बारे में अध्ययन किया। मैं आपसे अब सवाल पूछना चाहता हूँ। आप आशा है, उम्मीद है आप इन सवालों के उत्तर दोगे, उनको याद करोगे। चलिए तो लिखिए, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के दरबार में भारत आए? पहला सवाल, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आए? सवाल नंबर 2, किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? सवाल नंबर 2, किस गुप्त शासक ने उज्जैन की दूसरी राजधानी बनाया? ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तीसरा सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? फिर लिखिए चौथा सवाल, हुनों का किस गुप्त शासक के समय हुआ? हुनों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ? पांचवा सवाल, कौन से गुप्त शासक की स्वर्ण मुद्राओं पर उस शासक की विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है? यानी किस शासक की स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है? छठा सवाल, किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया? किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया? धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए और कोविड-19 में, कोरोना काल के तहत आप अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। घर पर रह करके ऑनलाइन मेरे साथ पढ़ते रहिए। आगे के वीडियो में मैं आपके साथ जुड़ूंगा और सुदर्शन झील के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो आपके लिए कक्षा 12 के इतिहास विषय के विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अन्य कंप्यूटर के लिए भी बहुत उपयोगी है। आगे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।